वो सब कमरे से बाहर निकल गए। दूसरे कमरे में शीतल चौहान बैठी हुई थी। उसके ठीक सामने सिन्हा और सिंह साहब बैठे हुए थे। उनके ठीक पीछे सृजन, विराज, आहना विश्राम अवस्था में खड़े थे। शीतल चौहान ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं जानना चाहती हूं कि मेरी बेटी को आप कैसे वापस लाएंगे। सिन्हा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, आप कैसे? शीतल चौहान ने कहा, आपके एक एजेंट की वजह से मेरी बेटी उन लोगों के हाथ आ गई और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरी बेटी को वापस लाएंगे। मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर वापस चाहती हूं। सिन्हा साहब, हम अपनी बेटी को नहीं खो सकते। सिन्हा ने कहा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मैम, पर आप भी जानती हैं कि। शीतल चौहान ने सिन्हा को टोकते हुए कहा, हम कुछ नहीं जानते और मुझे आपकी कोशिश नहीं, मेरी बेटी वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। पापा खुद यहां आना चाहते थे, पर आप भी जानते हैं हम किसी भी कीमत पर मीडिया तक यह बात पहुंचने नहीं दे सकते, इसलिए आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। सिन्हा ने कहा, हम अपनी टीम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं मैम, आप भरोसा रखिए। शीतल चौहान ने कहा, टीम तैयार करने की कोशिश? इसका मतलब अभी तक आपकी टीम तैयार भी नहीं है। आप चाहते क्या हैं? वो लोग मेरी बेटी को मार डालें? आहना ने एकदम से कहा, हमारी टीम हमने चुन ली है मैडम, पर उन लोगों ने आपके बारे में सुनते ही बैकआउट कर लिया। शीतल चौहान ने उसकी तरफ देखा। विराज ने हल्के से कहा, आहना ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, वो लोग इस मिशन के लिए बेस्ट हैं, पर वो उस काम को नहीं करना चाहते। आप खुद जानते हैं कि आपकी बेटी को हिंदुस्तान वापस लाना आसान काम नहीं है। शीतल चौहान ने सिन्हा की तरफ देखा और फिर कहा, क्या मैं उन लोगों से मिल सकती हूं? सिन्हा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, आप क्यों? शीतल चौहान ने कहा, वो लोग आपकी बात नहीं मान रहे, पर क्या पता एक मां की बात मान जाए। सिन्हा ने सिंह साहब की तरफ देखा। सिंह साहब ने हां में सर हिला दिया। वीरांगना जेल में इधर उधर घूम रही थी, तभी उसने कुछ आवाज सुनी। उसने उस तरफ देखा तो चौंक उठी। वो एकदम से पलटी और जेल की दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। कबीर ने उसे ऐसे देखा और फिर उसने भी सामने की तरफ देखा। सामने से शीतल चौहान, सिन्हा और सिंह साहब आ रहे थे। उनके पीछे सृजन, विराज और आहना आ रहे थे। कबीर उठ खड़ा हुआ और वीरांगना के सामने खड़ा हो गया। उसने वीरांगना को पूरी तरह अपने पीछे ढक लिया। उसकी पीठ वीरांगना की तरफ थी और चेहरा सामने की तरफ। वीरांगना की पीठ उन सब की तरफ थी और दीवार की तरफ उसने चेहरा किया हुआ था। प्रधान ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? कबीर ने उन्हें सामने की तरफ इशारा किया। प्रधान ने सामने की तरफ देखा तो सामने शीतल चौहान को देखकर वो उठ खड़ा हुआ। विराज ने जेल का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर वो पीछे हट गया। शीतल जेल के अंदर की तरफ चली गई। सृजन की नजर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी वीरांगना की तरफ गई। उसने फिर कबीर की तरफ देखा जो वीरांगना को ढककर खड़ा था। प्रधान उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, आप यहां? शीतल चौहान ने कहा, आप मुझे जानते हैं? प्रधान ने कहा, जी हां, आपको कौन नहीं जानता? शीतल चौहान ने कहा, फिर आपको यह भी पता होगा कि मैं यहां पर क्यों आई हूं। प्रधान ने उसके तरफ देखा तो शीतल चौहान ने कहा, इन लोगों ने कहा कि आप लोग मेरी बेटी को वापस ला सकते हैं, आप उसे बचा सकते हैं, पर आपने मना कर दिया इन लोगों की मदद करने के लिए। प्रधान ने कहा, जी वो हम। शीतल चौहान ने कहा, मैं आप लोगों को डराने धमकाने नहीं आई, नहीं मैं आप पर कोई प्रेशर डालने आई हूं। हमारी मदद ना करना आपका फैसला होगा। इन लोगों को आप पर भरोसा है, तो आप सब में जरूर कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। प्रधान ने पीछे मुड़कर कबीर की तरफ देखा। कबीर ने जरा सी गर्दन घुमाकर अपने पीछे खड़ी वीरांगना की तरफ देखा और फिर प्रधान की तरफ देखते हुए ना में सर हिला दिया। प्रधान ने शीतल की तरफ देखा। शीतल चौहान ने कहा, मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट कर सकती हूं, मेरी बेटी इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है, वो लोग उसे मार डालेंगे। हमारी बेटी हमारे घर की जान है, उसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूं कि मैं मतलबी बन रही हूं, पर क्या करूं, मां हूं, वो भी एक बेटी की, जो इस वक्त उन आतंकवादियों के पास है। पार्ट 6। वीरांगना दीवार की तरफ मुंह करके सब सुन रही थी। शीतल की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जी सकती, वो हमारे घर की सब कुछ है।
अगर उसको कुछ हो गया तो हम सब भी खत्म हो जाएंगे। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूं, आपको जो चाहिए होगा मैं आपको दूंगी, पर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, प्लीज। इतना कहकर शीतल हाथ जोड़कर नीचे बैठ गई। प्रधान ने एकदम से उसे उठाते हुए कहा, क्या कर रही हैं आप, उठिए, प्लीज ऐसा मत करिए। इतना कहकर उसने शीतल को उठाया। शीतल चौहान ने कहा, मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसके लिए मैं अपनी सारी दौलत देने के लिए तैयार हूं, प्लीज। मेरी बेटी की जान अब आपके हाथों में है, प्लीज। प्रधान ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है। कबीर ने एकदम से कहा, प्रधान, पर तभी वीरांगना ने उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर चुप हो गया। सृजन ने उन दोनों के हाथों की तरफ देखा। शीतल चौहान ने कहा, सच में आप मदद करेंगे ना? प्रधान ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आप फिक्र मत करिए। शीतल चौहान ने सर झुकाकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद। प्रधान ने कबीर की तरफ देखा जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। शीतल और बाकी सब थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। सृजन वहीं खड़ा रहा। कबीर अभी भी वीरांगना को ढक कर खड़ा था। कबीर की नजर सृजन पर पड़ी और फिर उसने कहा, अब क्या चाहिए? सृजन ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। शीतल बाहर आई और उसने पीछे मुड़कर सिन्हा से कहा, इन लोगों को जो भी चाहिए होगा आप हमें बता सकते हैं, जल्द से जल्द मिशन शुरू करिए। सिन्हा ने सर हिला दिया। शीतल चौहान वहां से चली गई। सिंह साहब ने उनके जाते ही कहा, सच ही कहा है किसी ने, मां के आंसुओं में बहुत ताकत होती है। सिन्हा ने कहा, अब प्रधान के ऊपर है कि वो अपनी टीम को कैसे मनाता है। इतना कहकर उन्होंने गहरी सांस लिया और फिर अंदर की तरफ चले गए। वीरांगना, कबीर, कोकी और प्रधान जेल की चारदीवारी में कोना पकड़कर बैठे हुए थे। कबीर और कोकी प्रधान को घूर रहे थे। वीरांगना सर झुकाकर कुछ सोच रही थी। प्रधान को जब वो दोनों घूरते रहे तो प्रधान ने चढ़कर कहा, अब वो इतना रो रही थी और इन सब में उस बेचारी बच्ची की क्या गलती है? बड़ों की सजा उस बच्ची को क्यों दी जाए? कबीर ने कहा, तुझे सच में नहीं पता कि उसकी क्या गलती है? पढ़ाया आंसुओं को पोंछने वाला। प्रधान इससे पहले कि कुछ कहता, वीरांगना ने गहरी सांस ली और फिर उठ खड़ी हुई। उसे देखकर सब उठ खड़े हुए। वीरांगना ने सबकी तरफ देखा और फिर कहा, लेट्स डू इट। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसने कहा, मिशन, लेट्स डू इट। कोकी ने कहा, पर तुम तो करना नहीं चाहती थी। कबीर ने कहा, वी, अगर तुझे नहीं करना है तो हम लोग ये मिशन नहीं करेंगे। उस औरत के लिए तुझे कुछ भी बेफालतू चीज करने की जरूरत नहीं है। वीरांगना ने कहा, मैं उसके लिए ये सब नहीं कर रही हूं। इतना कहकर उसने प्रधान की तरफ देखा और फिर कहा, हमारे बुढ़ाओं ने वादा किया है उस औरत से, और इसका वादा यानी कि हमारा वादा। प्रधान ने कहा, फिर भी तू ठीक तो रहेगी ना? वीरांगना उसकी तरफ मुड़ी और उसने कहा, तू भूल रहा है प्रधान, मुझे लेक्सीथीमिया है। आई कांट फील एनीथिंग, ना कोई खुशी ना कोई दुख। तो मेरी फिक्र मत कर, तूने वादा किया है ना, तो वो पूरा हम भी करेंगे। प्रधान ने उसकी तरफ देखा और फिर वो मुस्कुरा दिया। वीरांगना ने बाहर की तरफ खड़े एक ऑफिसर से कहा, ओए। उस ऑफिसर ने वीरांगना की तरफ देखा तो वीरांगना ने कहा, अपने उन सीनियर से जाके कह दे कि हम तैयार हैं, तो मीटिंग कर लेते हैं। उस ऑफिसर ने उन लोगों की तरफ देखा और फिर बाहर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वीरांगना, कबीर, कोकी और प्रधान एक टेबल के किनारे बैठे हुए थे। उनके ठीक सामने सिन्हा और सिंह साहब बैठे हुए थे। सृजन, फिराज और आहना उनके पीछे खड़े थे। सिन्हा ने कहा, तो तुम लोगों की कुछ शर्तें हैं? वो क्या क्या है? वीरांगना ने कहा, पहली, जितना भी तुम लोगों के पास हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसे खत्म करो। दूसरी, मिशन खत्म होने के बाद हम लोग वापस हिंदुस्तान नहीं आएंगे। अपनी सरकार से कहकर तुम हमें एक नई आइडेंटिटी के साथ ऑस्ट्रेलिया का वीजा दिलवाओगे और हमें वहां सेफली पहुंचाओगे। साथ ही हम लोगों को वहां पर कुछ काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे भी चाहिए होंगे, तो उसका इंतजाम भी तुम लोग करके दोगे। सृजन ने कहा, यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? कबीर ने कहा, हम अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, इतना तो बनता है। सिन्हा सोच में डूब गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम लोग चाहो। वैसे भी निहारिका के घर वाले अपनी सारी दौलत लुटाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ मुमकिन है। वीरांगना ने कहा, हाँ, उसके पास दुनिया की सबसे अच्छी मां जो है। खैर,
हम तुम पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। सिंह साहब ने कहा। तो प्रधान ने कहा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उसमें हमारी सारी शर्तें लिखो, उसके बाद ही हम इस मिशन का हिस्सा बनेंगे। सिन्हा ने सर हिलाया और फिर कहा, विराज। विराज आगे आया। सिन्हा ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर उसने उन चारों की तरफ देखा और फिर कहा, कल तक तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हारी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद मिशन की सारी इंफॉर्मेशन के साथ तुम्हें चाइना भेज दिया जाएगा। वीरांगना ने सर हिलाया और फिर कहा, ओके। सिन्हा मुस्कुरा दिया। अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। आहना मेडिकल एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट थी। उसकी जिम्मेदारी कोकी को ट्रेन करने की थी। जब वो कोकी को कंप्यूटर लैब लेकर गई तो कोकी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, वाह, ये तो जिंदगी है। कोकी इतना कहकर एक एक मॉडल की इंफॉर्मेशन आहना को बताने लगा। आहना ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। यू आर अमेजिंग। कोकी ने कहा, उन तीनों के बाद कंप्यूटर ही है जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आहना मुस्कुरा दी। कोकी ने कहा, क्या मैंने अभी ऑपरेट कर सकता हूं? आहना ने हां में सर हिला दिया। कोकी एकदम से कंप्यूटर पर बैठ गया और उसने कंप्यूटर ऑन कर दिया। सृजन कबीर और वीरांगना को शूटिंग ट्रेनिंग दे रहा था। साथ ही में विराज और प्रधान बैठे हुए थे। विराज प्रधान को मैप पढ़ना और मार्क करना सिखा रहा था। सृजन ने कबीर से कहा, अपनी एल्बो सीधे रखो और आधा फोकस सामने रखकर गोली चलाना। गोली चलाते वक्त तुम्हारे हाथ कांपने नहीं चाहिए। जस्ट फोकस एंड शूट। उसे कबीर को सिखाते देख वीरांगना ने गहरी सांस ली और फिर गन उठाकर सामने बोर्ड पर तड़ातड़ गोलियां चला दी। सृजन, विराज और कबीर ने उसे चौंक कर देखा। प्रधान मुस्कुरा दिया। उन सब ने सामने बोर्ड की तरफ देख रही तो सभी गोलियां निशाने पर सेंटर में लगी थी। वीरांगना ने गन का मैगजीन रिलीज बटन दबाया। मैगजीन नीचे गिर गई। उसने सामने रखी हुई लोडेड मैगजीन उठाई, गन में डाली और फिर गन की स्टाइल को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव किया। उसने एक बार फिर गन का निशाना साधा और दूसरे बोर्ड पर निशाना लगाकर गोलियां चला दी। निशाना इस बार भी एक भी बार नहीं चूका। वीरांगना ने गन को खाली करके नीचे रख दिया। फिर उसने सृजन की तरफ देखा और फिर कहा, आज की ट्रेनिंग खत्म हुई। इतना कहकर वो बिना कुछ कहे और सुने बाहर चली गई। कबीर, विराज और कबीर उसे जाते हुए देखते रहे। कबीर ने उसके जाते ही, वाह, मैं और वीरांगना काफी सालों से साथ में हैं, पर अब भी कभी कभी ये मुझे डरा देती है पूरी तरह से। प्रधान ने हंसते हुए कहा, तभी तो हुक्म का इक्का है ये मेरा। विराज ने सृजन की तरफ देखा तो सृजन ने नामे सर हिला दिया। वीरांगना बाहर आई तो चौंक उठी। सामने से मिनिस्टर गोयल, सेक्रेटरी वर्मा और एडवाइजर कुमार आ रहे थे। वीरांगना उन लोगों को देखकर चौंक उठी। उसने अपने मुंह में ही कहा, यह आदमी यहां क्या कर रहा है? गोयल, वर्मा और कुमार सीधे सिन्हा के ऑफिस में चले गए। तभी वहां आहना आई और उसने कहा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? ट्रेनिंग खत्म हो गई क्या आज की? वीरांगना ने ऑफिस की तरफ देखते हुए कहा, आज की ट्रेनिंग में कुछ खास नहीं था तो जल्दी खत्म हो गई। आहना ने भी ऑफिस की तरफ देखते हुए कहा, तुम वहां पर क्या देख रही हो? वीरांगना उसकी तरफ मुड़ी और उसने कहा, ये जो 3 आदमी अभी वहां गए, कौन थे? आहना ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम उन लोगों को नहीं जानती? वीरांगना ने कहा, जिन लोगों और जिन चीजों से मेरा मतलब नहीं पड़ता, मैं उन लोगों को नहीं जानती, पर वो लोग हैं कौन? आहना ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर गोयल, जॉइंट सेक्रेटरी वर्मा और एडवाइजर कुमार। उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया है। उन्होंने कहा था कि एक अनऑफिशियल टीम बनाई जाए। वीरांगना ने हाँ में सर हिला दिया। आहना ने कहा, पर अब क्यों तुम इनके बारे में पूछ रही हो? वीरांगना ने कहा, ऐसे ही मुझे लगा कि वो भी इस मिशन से रिलेटेड है। इतना कहकर वीरांगना चली गई। आहना ने उसे जाते हुए देखा और फिर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो जैसे ये कुछ छुपा रही है, पर क्या? आहना ने इतना कहकर ऑफिस की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ चली गई। दूसरी तरफ ऑफिस में सिन्हा और सिंह साहब, उनके सामने गोयल, वर्मा और कुमार बैठे हुए थे। गोयल ने कहा, सिन्हा साहब, आप बिल्कुल तैयार हैं कि आप अपनी बेटी को इस मिशन पर भेजना चाहते हैं? आप जानते हैं कि यह मिशन कितना खतरनाक है? सिन्हा साहब ने मुस्कुराकर कहा, सर, एसटीएफ के सारे मिशन खतरनाक ही होते हैं। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, मैंने तभी सोच लिया था कि उसमें और अपने बेटे में कोई भेदभाव नहीं करूंगा, पर अगर अधिकार बराबर देते हैं तो जिम्मेदारी भी बराबर ही देनी चाहिए। वो एसटीएफ के ऑफिसर पहले है, मेरी बेटी बाद में। और वैसे भी ये केस ही ऐसा है कि मैं अपनी बेटी पर ही भरोसा कर सकता हूं। इतना कहकर उसने सिंह साहब की तरफ देखा और फिर कहा,
आप सिंह साहब को देख लीजिए, अपने दोनों बच्चों को भेज रहे हैं इस मिशन पर। वर्मा ने चौंक कर कहा, मैंने तो सुना था कि आपकी एक ही बेटी है, उसकी शादी तो 2 साल पहले हो चुकी है ना। सिंह साहब ने गहरी सांस ली और फिर कहा, वर्मा साहब, हम 3 दोस्त हुआ करते थे। एसटीएफ में हमारी टीम बेस्ट मानी जाती थी, पर एक हादसे ने मेरे दोनों दोस्तों की जान ले ली, जिनमें से एक मेरी खुद की बहन का पति भी था। सृजन मेरी बहन का बेटा है और विराज मेरे दूसरे दोस्त का बेटा। दोनों लड़कों को उन दोनों के जाने के बाद मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी बहन तो अपने पति के जाने के बाद बीमार पड़ी, और फिर जहां तक विराज की मां की बात है तो उसके पैदा होते ही नहीं रही। मेरी पत्नी ने ही दोनों लड़कों को संभाला है। कुमार ने कहा, सच में आपकी दाद देनी पड़ेगी सिंह साहब। सिंह साहब ने कहा, इस वक्त मिशन से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सर। दोनों लड़के मेरे सामने पले पड़े हैं, दोनों को मैंने खुद ट्रेन किया है, उनसे ज्यादा भरोसा मैं किसी और पर कर भी नहीं सकता। गोयल ने कहा, सिंह, तुम्हारे दोनों दोस्त उस मिशन में मारे गए थे ना। सिंह साहब चुप हो गए। कुमार ने कहा, किस मिशन में? सिन्हा साहब ने कहा, ये के तो अभी आया है। इससे पहले इनका एक और सरगना हुआ करता था जिसे हम सब कोसरी के नाम से जानते थे। वो इस आतंकवादी संगठन का सरगना हुआ करता था। सृजन के पिता, विराज के पिता और सिंह साहब ने 4 साल तक उसका पीछा किया था, है ना सिंह साहब? सिंह साहब ने कहा, उसी दौरान मुझे गोली लगी थी और वो दोनों मिशन पर काम कर रहे थे। उन दोनों को कोई इंफॉर्मेशन मिली और वो हॉस्पिटल से ही चले गए। बाद में उन दोनों की मौत की खबर ही लौटी, पर साथ में कोसरी की लाश भी मिली। हमें तब भी यकीन नहीं था कि वो कोसरी ही है, इसलिए हमने उस पर डीएनए टेस्ट भी किया। तब जाकर कंफर्म हुआ था कि वो कोसरी ही था। वर्मा ने कहा, तो ये जो के है, क्या ये कोसरी का वारिस है? सिन्हा साहब ने कहा, कुछ नहीं कह सकते। दरअसल हमारे पास कोसरी की फैमिली के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए के उसका वारिस है या नहीं ये हमें पता नहीं है। कई कहते हैं कि वो कोसरी का बेटा है, जिसे उस संगठन के छुपे हुए लोगों ने हिंदुस्तान में पाल पोस कर बड़ा किया है। तो कई कहते हैं कि उस संगठन ने उसे पाला है, पर कोसरी से उसका कोई लेना देना नहीं। सिंह साहब ने कहा, कोसरी की एक प्रेमिका भी थी। कोसरी की मौत के बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया था, पर उसने कभी अपनी संतान का जिक्र नहीं किया। इतना कहकर सिंह साहब को कुछ याद आया और उसने कहा, अरे कुमार सर, आप भी तो तब एसटीएफ में ही थे ना, आपको तो सब याद ही होगा। कुमार चौंक उठा। उसने कहा, हाँ, पर उस प्रेमिका के खिलाफ कुछ था नहीं हमारे पास, तो हमने उसे जाने दिया था। सिन्हा साहब ने कहा, वही तो गलती थी। यहां से जाने के बाद वो कुछ दिन बाद ही गायब हो गई, फिर मिली नहीं कभी। कुमार ने कुछ नहीं कहा। गोयल ने कहा, खैर, अब आपकी टीम तैयार है ना? कब भेज रहे हैं आप उन लोगों को चाइना? सिन्हा साहब ने कहा, बस अगले हफ्ते उनके जाने की तैयारी है सर। जैसे ही वो यहां से जाएंगे, चाइना में हमारा बेस्ट इन्फॉर्मर उन्हें रिसीव कर लेगा। आई होप कि यह मिशन पूरी तरह से सफल हो। गोयल ने सर हिला दिया। पार्ट 7। सब लोग ट्रेनिंग हॉल में बैठे हुए थे। सृजन और विराज उन लोगों को मिशन के रूल और मिशन के साइन समझा रहे थे। सृजन ने कहा, अगर हम लोग किसी का पीछा कर रहे हैं, अगर मैं आगे हूं और मैंने मुट्ठी दिखाई, तो इसका मतलब होता है कि स्टॉप देयर, प्लीज। और उसके बाद अगर मैं हाथ खोलकर आगे की तरफ इशारा करता हूं, देन इट मींस कि तुम लोग अब मूव कर सकते हो। विराज ने आगे कहा, अगर हम लोग एक उंगली उठाकर उसे हवा में घुमाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस जगह में फैल जाओ। यू हैव टू रिमेंबर एवरी साइन। उन लोगों ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो लोग अटैक करने के कुछ तरीके बता रहे थे। सृजन और वीरांगना एक दूसरे के सामने आ गए। कबीर विराज के साथ बैठा हुआ था। उसने कहा, गया ये पूरी तरह से। विराज ने उसकी तरफ देखा और फिर सृजन और वीरांगना की तरफ देखने लगा। सृजन ने वीरांगना को देखते ही अपना एक पैर पीछे किया और बॉक्सिंग की पोजीशन बना ली। वीरांगना ने उसकी तरफ देखा और वो आराम से खड़ी रही। सृजन ने कहा, बी रेडी। तुम लड़की हो, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला तुम पर कोई छूट बरतेगा। उनके लिए तुम एसटीएफ की ऑफिसर और एक दुश्मन हो। सो वी अलर्ट एंड बी रेडी। वीरांगना ने उसी तरह आराम से खड़े रहकर कहा, आई एम ऑलवेज रेडी एंड अलर्ट, यू कैन अटैक मी। सृजन ने कहा, ओके देन हियर वी गो। वीरांगना ने अपनी बाजू लपेट ली। सृजन ने कहा, नाउ यू आर चैलेंजिंग मी। इतना कहकर सृजन ने उसे पंच मारना चाहा, पर वीरांगना एकदम से
1 इंच के फासले से दाईं तरफ हट गई और सृजन का वार हवा में चला गया। उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिरते गिरते बचा। प्रधान ने कहा, यह नहीं सुधरेगी। सृजन ने पलटकर वीरांगना की तरफ देखा ही था कि वीरांगना ने हवा में एकदम से जंप किया और एक जोरदार पंच सृजन के चेहरे पर दे मारा। वीरांगना के पंच से सृजन सीधा मुंह के बल जा गिरा। सबके मुंह खुले रह गए। सृजन ने जैसे ही अपनी गर्दन उठाई, वीरांगना ने एक बाजू उसकी गर्दन में आगे से फंसाई और दूसरी बाजू गर्दन के पीछे से फंसाकर सृजन को हेडलॉक कर दिया। सृजन हिलने के भी काबिल ना रहा। कबीर ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था। सृजन ने एकदम से वीरांगना की बाजू पर हल्के से 3 बार टैप कर दिया। वीरांगना ने उसे छोड़ दिया और उठ खड़ी हुई। आहना ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई हुई थी। सृजन का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। सृजन खांसते हुए उठ खड़ा हुआ। वीरांगना वैसे ही बाजू लपेटकर खड़ी हो गई। विराज ने हल्के से कहा, सृजन, यू डिसअपॉइंटेड मी मैन। सृजन ने उसे घूरा और फिर कहा, वीरांगना। वीरांगना ने उसकी तरफ देखा। सृजन ने कहा, विराज के साथ ट्रेनिंग करो, ही इज गुड इन फाइटिंग। वीरांगना ने विराज की तरफ देखा। सबने विराज विराज कहना शुरू कर दिया। विराज ने सृजन को खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। सृजन विराज की जगह बैठ गया। विराज वीरांगना के पास आया। उसने वीरांगना की तरफ देखा और फिर एकदम से वीरांगना का हाथ पकड़ लिया। वीरांगना ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर एकदम से अपने हाथ को मोड़ दिया। विराज के हाथ से उसका हाथ छूट गया और वीरांगना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ पकड़ते ही विराज का हाथ मोड़ा और फिर वो पलट गई। वीरांगना ने पलटते ही उसका हाथ अपने कंधों पर लिया और दूसरे हाथ से उसके पेट को पकड़ लिया। विराज ने कहा, या वेट वेट वेट, पर उसके कहते कहते ही वीरांगना ने उसे उठाया और उसे धोबी पछाड़ दे दी। विराज जमीन पर पीठ के बल जा गिरा। आहना की हंसी छूट गई। कबीर सर हिलाता हुआ उठा और उसने विराज को हाथ दिया। विराज ने हाथ पकड़ा और फिर उठ खड़ा हुआ। विराज ने अपनी पीठ पर हाथ रखा और कहा, आई थिंक आज की ट्रेनिंग यहां तक ही ठीक है। इतना कहकर उसने वीरांगना की तरफ देखा और फिर बाहर की तरफ जाने लगा। सृजन ने कहा, या वेट फॉर मी, और वो भी उसके पीछे चला गया। आहना जाने लगी पर तभी पलटी और उसने वीरांगना को थम्स अप दिया और फिर उन दोनों के पीछे चली गई। कबीर ने उन लोगों के जाते ही वीरांगना से कहा, या इतना भी ज्यादा मारने की जरूरत नहीं थी बेचारों को। वीरांगना ने ठंडे स्वर में कहा, मैं बस हमें धमकाने के नतीजे बता रही थी उन लोगों को। कोकी और प्रधान मुस्कुरा दिए। वीरांगना ने कुछ सोचा और फिर कहा, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है पर यह बात हम चारों तक ही रहनी चाहिए। उन लोगों ने वीरांगना की तरफ हैरानी से देखा। कबीर ने कहा, कैसी बात, कुछ हुआ क्या? वीरांगना ने कहा, मुझे लगता है कि इस मिशन में और इस एसटीएफ में कोई बहुत बड़ा झोल चल रहा है जिसका पता इन तीनों को भी नहीं है। कबीर, प्रधान और कोकी चौंक उठे। आहना, सृजन और विराज बाहर आए तो सिंह साहब सामने आ गए। सिंह साहब ने कहा, तुम दोनों को क्या हुआ? विराज, तुम लकड़ा कर चल रहे हो और सृजन के होठों से खून बह रहा है। सृजन ने कहा, वो सर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। विराज ने उसकी तरफ देखा। सृजन ने उसके कोहनी मारी। विराज ने एकदम से कहा, हाँ सर, वो अंदर ट्रेनिंग चल रही थी ना। सिंह साहब ने कहा, तुम लोगों को इतना भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है कि एक दूसरे का खून निकाल दो। आहना पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी हंसी ना निकले। सिंह साहब ने कहा, खैर तुम लोगों के पासपोर्ट आ चुके हैं, तुम लोग कल रात निकलोगे। चाइना एयरपोर्ट में तुम्हें हमारा एक एजेंट मिल जाएगा। तुम लोग उसे अच्छी तरह जानते हो, वो तुम्हें सारी चीजें प्रोवाइड करवा देगा। उन लोगों को भी इन्फॉर्म कर दो। आहना ने कहा, मैं उन्हें बता दूंगी सर। सिंह साहब ने उन सब की तरफ देखा और फिर सर हिलाकर चले गए। सृजन ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तो कल रात से हमारे सर पर कफन बांधा जाएगा। विराज ने कहा, हमें काफी सारी पैकिंग करनी है। आहना ने कहा, मैं उन लोगों को बता देती हूं। इतना कहकर आहना फिर अंदर की तरफ चली गई। दोनों लड़के दूसरी तरफ चले गए। अगली रात वो सब चाइना की तरफ रवाना हुए। सिंह साहब और सिन्हा साहब ने उन लोगों को ऑफिस में ही अलविदा कह दिया था। वो लोग एयरपोर्ट नहीं आए थे ताकि मीडिया या किसी और को शक ना हो। फ्लाइट में इतने सारे टीम मेंबर अलग अलग बैठे हुए थे। टीम लीडर सृजन था। उसने सबको अलर्ट रहने के लिए कहा था। चाइना एयरपोर्ट पर जब वो लोग फ्लाइट से बाहर आए तो सब अलग अलग दिशा में गए। सबने अलग अलग रंग के बैकपैक्स और उसी रंग की कैप पहनी हुई थी। सृजन का बैकपैक नीले रंग का और उसकी कैप भी नीले रंग की थी। उसी तरह वीरांगना का बैकपैक और कैप काले रंग का था। आहना का रंग हरा और कबीर का सफेद था। विराज का ग्रे, कोकी का पीला और प्रधान का रंग लाल था। वीरांगना बाहर आई। सब अलग अलग टैक्सी में बैठे और चले गए। वीरांगना ने इधर उधर देखा।
उसने सामने देखा तो एक टैक्सी के बाहर काले रंग की एक पेंटिंग थी। वीरांगना उस टैक्सी की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर बाहर ही खड़ा था। वीरांगना ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, हे लांग, यानी ब्लैक वुल्फ। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, हे मां, यानी ब्लैक हॉर्स। वीरांगना ने सर हिलाया और फिर टैक्सी में बैठ गई। ड्राइवर ने भी कार गियर में डालकर आगे बढ़ा दी। उसने एक सुनसान रास्ते पर जाकर गाड़ी रोक दी। ड्राइवर वीरांगना की तरफ पलटा और उसने कहा, निशंशियाए बेशिशौ, यानी अब तुम्हें चलना होगा। वीरांगना ने कहा, आओ, यानी ठीक है। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। कार वापस चली गई। वीरांगना ने आसपास देखा तो वहां घना जंगल था। वीरांगना ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर उसका एक बटन दबा दिया। सुई बाई तरफ घूम गई। वीरांगना ने बाई तरफ देखा और फिर वो उस तरफ चली गई। वीरांगना अपनी घड़ी की मदद से एक पुरानी सी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गई। वो एलिवेटर में चली गई। उसने अपनी घड़ी को वहां पर लगे एक सेंसर के साथ लगा दिया। एलिवेटर खुद ही स्टार्ट हो गई और एक झटके के साथ चल पड़ी। अचानक से वीरांगना को कुछ महसूस हुआ और उसने खुद से कहा, एलिवेटर ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ जा रही है। थोड़ी देर बाद एलिवेटर रुक गई। वीरांगना बाहर आई। उसने गैलरी क्रॉस की और एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। उसने बेल बजा दी। दरवाजा खुला और सृजन सामने आया। सृजन उसे देखते ही कहा, तुम सबसे लास्ट में पहुंची हो, सब पहुंच चुके हैं, लेट कैसे हो गई? वीरांगना ने अंदर आते हुए कहा, यह तुम्हें उस ड्राइवर से पूछना चाहिए, ना कि मुझसे। उसने सामने की तरफ देखा तो सब उस एजेंट के साथ बैठे हुए थे जो उनकी चाइना में मदद करने वाला था। वीरांगना आई तो सबने उसकी तरफ देखा। उस एजेंट ने भी वीरांगना की तरफ देखा और फिर वो उठ खड़ा हुआ। उसने हैरानी से कहा, वीरांगना, तुम यहां पर? सृजन जो वीरांगना के साथ खड़ा था उसने वीरांगना की तरफ हैरानी से देखा। वीरांगना ने भी उस एजेंट की तरफ देखा और फिर कहा, जैक। जैक वीरांगना को देखते ही खड़ा हो गया। वीरांगना के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। जैक ने कहा, तो तुम हो जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। मैं तब से सोच रहा था कि इस बार ये ऐसे भी किसी तोप को लेकर आए हैं, पर ये तो मिसाइल ले आए। फिराज ने एकदम से कहा, तुम जानते हो एक दूसरे को? कबीर ने कहा, वी, तूने कभी बताया नहीं इसके बारे में। कैसे जानते हो तुम लोग एक दूसरे को? वीरांगना ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम लोग काफी देर से यहां पहुंचे हो ना? मैं अभी आई हूं, फिलहाल के लिए आई नीड अ शावर। जैक ने कहा, अब हाँ, वो सामने वाला कमरा, वो तुम्हारा और आहाना का है। सब रूम्स में वॉशरूम अटैच है। और उसके कहते कहते ही वीरांगना ने अपना बैग लिया और अंदर की तरफ चली गई। जैक ने गहरी सांस लिया और फिर कहा, ये लड़की बिल्कुल नहीं बदली। सबने उसकी तरफ देखा। जैक ने कहा, एसटीएफ ज्वाइन करने से पहले मैं एक अंडर स्ट्रीट फाइटर था। कोकी ने कहा, हाँ, वी भी कई बार वहां पर पार्ट लेने गई थी। प्रधान और कबीर ने उसे घूर कर देखा तो कोकी ने कहा, उसने मुझे तुम लोगों को बताने से मना किया था यार। कबीर ने कहा, और तूने हमें नहीं बताया? कोकी ने कहा, तुम सब में मुझे सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है। प्रधान और कबीर चुप हो गए। जैक ने कहा, सिंह सर को जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे अपने साथ एसटीएफ में आने के लिए कहा। उससे पहले मैं फाइट्स में पार्ट लेता था। वहां पर वीरांगना वी के नाम से फेमस थी। शी वॉज द बेस्ट फाइटर देयर। अब हम एक दूसरे को जानते हैं, पर वीरांगना को तुम यहां पर क्यों लेकर आए हो? सृजन ने कहा, वो हमारी एग्जीक्यूटर है। जैक ने सर हिला दिया। आहाना ने कहा, हम सब शाम को सारा प्लान डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जैक, तुम जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो प्लीज कलेक्ट इट। जैक ने हाँ में सर हिला दिया और फिर बाहर की तरफ चला गया। सब थोड़ा आराम करने के लिए कमरों में गए। वीरांगना पूरे सेफ हाउस को देख रही थी। वो सेफ हाउस किसी हाई स्टैंडर्ड अपार्टमेंट से कम नहीं था। 4 कमरे, एक बड़ा सा ओपन किचन और एक बड़ा सा हॉल। वीरांगना पूरी तरह से मुआयना कर रही थी। तभी पीछे से जैक की आवाज आई, तुम अब भी फाइट्स लड़ती हो? वीरांगना ने बिना पीछे मुड़े कहा। उस फाइट्स का स्पॉन्सर पकड़ा गया, वो जेल में है। जैक ने कहा, वाह, तुम बिल्कुल नहीं बदली ना। वही ठंडे जवाब। एक बात बताओ, तुम पुलिस वालों से इतना चिढ़ती थी, अब उनकी मदद कर रही हो, कोई खास बात? वीरांगना ने कहा, हम वो पुलिस वाले नहीं हैं, दे आर स्पेशल विंग, और हमारा भी यहां आने का एक स्पेशल रीजन है। इतना कहकर वो जैक की तरफ पलटी और उसने कहा, ये के चाइना में है, फिर हम लोग उसे सीधे जाकर पकड़ नहीं सकते? जैक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और फिर उसने कहा, राजनीति बेटा बहुत बड़ी चीज है। पहली बात तो के को आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। यहां पर उसके कसिनोज और होटल चलते हैं, सारा बिजनेस उसके आदमी संभालते हैं।
कुल मिला के कोई आदमी नहीं है, एक ब्रांड है चाइना में, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके खिलाफ सबूत तो है, पर जब कोई चेहरा ही नहीं है तो किसे पकड़ोगी? वीरांगना ने कहा। इसका मतलब हम एक साए के पीछे हैं। जैक ने हाँ में सर हिला दिया। तभी पीछे से उनींदी आंखों के साथ सृजन आया और उसने उन दोनों को देखकर कहा, गुड इवनिंग। जैक और वीरांगना ने उसकी तरफ देखा।